वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में एक एक करके डिटेल्स समझेंगे। आज का लेक्चर जो है मल्टी थ्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक यूसेज के बारे में है। सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? थ्रेड का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को हम थ्रेड बोलते हैं। सो कभी भी कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसको हम थ्रेड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड इज अवर मेन प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हमने मेन स्टार्टेड एंड यहाँ पे अपन ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन एंड। जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में हमको ये जो मेथड्स हमने कॉल किया प्रिंटलन, ये मेथड्स कॉल होंगे, एग्जीक्यूट होंगे और आउटपुट हमको मिल रहा है। अब ये जो पूरा जो प्रोग्राम लिखा अपन ने, ये एक प्रकार का समझिए एक इट इज ए थ्रेड। ये थ्रेड है। थ्रेड का मतलब ये होता है कि इसका अपना खुद का रिसोर्स है। रिसोर्स में क्या रहता है? स्टैक, प्रोग्राम काउंटर, ये सब रिसोर्सेज रहते हैं। स्टैक और प्रोग्राम काउंटर का मेनली यूज होता है कि प्रोग्राम के स्टेट को मेंटेन करने के लिए, और इसमें अगर कोई वेरिएबल्स अपन ने बनाया उसको स्टोर करके रखना, उसे मेमोरी में रखना, और जब जरूरत पड़े तो जो है उसको सेव करके रख लेना, फिर रीलोड करना मेमोरी में, ये सब चीजें। तो थ्रेड का मतलब भी यही होता है, कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को हम थ्रेड बोलेंगे। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं पैरेलली, सीक्वेंशियली नहीं, पैरेलली। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई मेथड बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया, यहाँ पे लिख दिया दिस इज M1 और एक स्टैटिक मेथड बनाया मैंने M2, दिस इज M2। तो 2 मेथड्स मैंने बनाया और इन 2 मेथड्स को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं M1 और M2 को कॉल करता हूँ तो रन कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट मिल रहा। अब अगर सोचिए ऐसा कोई केस हो कि मेन थ्रेड अलग से एग्जीक्यूट हो, M1 एक अलग से थ्रेड बन जाए, M2 एक अलग से थ्रेड बन जाए, ये दोनों इंडिपेंडेंटली रन हो। अब यहाँ पे आप जितने बार इसको रन करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि M1 पहले रन होगा, M2 बाद में रन होगा। अब कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि अपन ने M1 को पहले कॉल किया था, M2 को बाद में कॉल किया था, तो हमेशा ये सीक्वेंशियली रन होगा। कारण क्या है कि दोनों M1 और M2 जो है इट इज दे आर द पार्ट ऑफ द मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड जब एग्जीक्यूट होता है, तो कोई भी थ्रेड जब एग्जीक्यूट होता है तो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे टॉप में क्या है? M1 मेथड है, बॉटम में M2 मेथड है, तो ये टॉप टू बॉटम M1 पहले एग्जीक्यूट होगा, M2 बाद में होगा। लेकिन अगर सोच लीजिए कोई केस हम बना लें जिसमें कि M1 एक अलग थ्रेड बन गया, M2 एक अलग थ्रेड बन गया, मेन एक थ्रेड तो ऑलरेडी है ही है, तो अब ये तीनों जो थ्रेड्स बनेंगे, मेन थ्रेड, M1 थ्रेड, M2 थ्रेड, ये कंकरेंट हो जाएंगे, पैरेलली रन करेंगे। मतलब कोई भी एक दूसरे के सीक्वेंस को फॉलो करने का कोशिश नहीं करेगा, सब लोग इंडिपेंडेंटली अपना रन करेंगे। तो ये जो केस होता है जहां पे कोई भी चीज अगर इंडिपेंडेंटली हम रन कर सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। तो अपना हर थ्रेड का अपना खुद का प्राइवेट स्टैक होता है और रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है, जिसके कारण वो अपने स्टेट को मेंटेन करके रख सकता है। थ्रेड अपने स्टेट को मेंटेन कैसे करता है? जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर में, थ्रेड के अंदर, उनका हिसाब किताब पूरा जो है, जो स्टेटमेंट कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम काउंटर उसका हिसाब रखेगा, कहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। ये सभी चीजें जो है वो हर थ्रेड अपने साथ मेंटेन करता है। जैसे ही सीपीयू रिसोर्स मिलता है वो थ्रेड जो है अपने जो स्टेट है, अपने जो भी मेमोरी का जो भी स्टेट है उस पर्टिकुलर थ्रेड का, उसको रिज्यूम करके आगे बढ़ते जाता है। तो थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं जब उनको सीपीयू रिसोर्स मिलता है। तो अब एक इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मल्टी थ्रेडिंग में क्या मिलता है? अगर मेरे पास सिंगल कोर सीपीयू है तो भी मैं मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकता हूं, और वो मल्टीपल थ्रेड्स ऐसे रन होंगे जैसे कि कंकरेंटली रन हो रहे हैं, और हमको ऐसा आभास होगा कि वो पैरेलली रन कर रहे हैं। अब जैसे इन दिस केस हमारा ये सिस्टम, जैसे ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं जो है माउस को मूव कर पा रहा हूँ, और माउस को मूव करते करते आप देखिएगा यहाँ पे मैं माउस को मूव करते करते आई कैन टाइप एनीथिंग आई वांट। तो आप ऑब्जर्व करें
दोनों चीजें पैरेलली रन हो रही है। ऐसा नहीं है कि माउस रन हो रहा है, माउस मूवमेंट अगर हो रहा है तो लिखना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। लिख भी रहे हैं और माउस भी रन हो रहा है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि दोनों जो प्रोग्राम्स हैं, अब ये भी एक प्रोग्राम है जो लिख के दे रहा है, जो लिखने का काम कर रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। और मेरा माउस जो मूव कर रहा है उसको भी हमको डिस्प्ले कराने के लिए भी एक प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पैरेलली चल रहे हैं, कंकरेंटली चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के लिए रुकता नहीं है। ये जो है इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, जहां पे मोर देन वन प्रोसेसेस एट ए टाइम रन होते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उनको सीपीयू रिसोर्स मिलता है वैसे वैसे एग्जीक्यूट होते जाते हैं। तो अगर मेरा अगर सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल इसमें जो है कोर है मेरे सिस्टम में, तो भी हम उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे मल्टीपल जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में यही फायदा होता है कि भले आपके पास सिंगल कोर हो या मल्टी कोर हो, मल्टी थ्रेडिंग पैरेलल प्रोसेसिंग का इफेक्ट आपको क्रिएट करके देगा और इंडिपेंडेंटली थ्रेड्स को रन करने में हमको काम करेगा। तो बेसिकली हमको क्या याद रखना है, थ्रेड्स आर नथिंग बट प्रोसेसेस, और प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। सो एनीथिंग दैट वी सी, कोई भी चीज हम अब देख रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, सब कुछ एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है और हमको आउटपुट मिल रहा है। चाहे वो माउस मूव कर रहे हो, चाहे टाइप कर रहे हो, चाहे ड्रॉ कर रहे हो, चाहे गाना सुन रहे हो, चाहे वीडियो देख रहे हो, सब चीज हम पैरेलली कर सकते हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि हर चीज मल्टीपल थ्रेड्स में चल रहा है, हर चीज अपना थ्रेड में चल रहा है एंड वी आर ऑब्जर्विंग मल्टी थ्रेडिंग। जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही सीपीयू को यूज करते हैं तो उसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जहां पे हर थ्रेड को एक मौका मिलता है सीपीयू रिसोर्स को यूज करने का। और मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते जाते हैं, बारी बारी सबको मौका मिलता जाता है और सबको जो है टाइम एलोकेशन किया जाता है, टाइम क्वांटम दिया जाता है, उसके हिसाब से क्वांटम ऑफ टाइम दिया जाता है, उसके हिसाब से थ्रेड्स जो है वो सीपीयू का रिसोर्स यूज करके अपने आप को रन कर पाते हैं। अब ये मल्टी थ्रेडिंग का जो है वो सपोर्ट कहाँ से मिलता है? मल्टी थ्रेडिंग का जो सपोर्ट है जेवीएम को मिलेगा फ्रॉम द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए। जब हम थ्रेड्स क्रिएट करते हैं तो हमको याद रखना पड़ेगा कि दो टाइप के हम लोग क्लासेस का यूज कर सकते हैं। एक है इंटरफेस जिसको बोलते हैं रनेबल, दूसरा होता है थ्रेड करके क्लास है जिसको हम इनहेरिट करेंगे तो हमारा क्लास भी थ्रेड क्लास के कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो भी हमारा जो क्लास है, जिस क्लास को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग रनेबल, वो भी हमारा जो है थ्रेड के कैटेगरी में आ जाएगा। थ्रेड का लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। थ्रेड का लाइफ साइकिल देखिए किस प्रकार से शुरू होता है। स्टार्टिंग में हम नया थ्रेड क्रिएट करते हैं। जब हम नया थ्रेड क्रिएट करते हैं तो न्यू ऑपरेटर का यूज करके इंस्टेंस क्रिएट करेंगे थ्रेड क्लास का। अब थ्रेड क्लास का जैसे अभी मैंने कहा, अगर हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके रखा है तो हम अपने क्लास का इंस्टेंस बना लेंगे तो वो थ्रेड क्लास का ही इंस्टेंस बन जाएगा। तो न्यू करके हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे अपने थ्रेड का और उसमें स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। स्टार्ट मेथड क्या करता है, हमारे जो नया जो थ्रेड अपन ने बनाया था उसको एक थ्रेड के जैसे क्रिएट करता है यूजिंग द रिसोर्सेज, जो भी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जेवीएम है, ये सब मिलके उसको एज ए थ्रेड बनाते हैं, एज ए पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस बना लेते हैं और वो प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके जाते हैं। अभी रेडी स्टेट में हमारा थ्रेड्स बन रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपने एक साथ 10-15 थ्रेड्स बना लिए और वो सभी थ्रेड्स जो है पहले जाएंगे रेडी स्टेट में। नया बनने के बाद, न्यूली क्रिएटेड स्टेट के बाद उनको जाना है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में जाने के बाद जब सीपीयू को जब मौका मिलेगा इनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करने का, इसे मतलब शेड्यूल करने का, यहाँ पे एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिसाइड करता है कि जो मल्टीपल थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में है उनमें से किसको पहले मौका दिया जाए। सो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा कि अगर हमने कोई भी थ्रेड किसी भी ऑर्डर में क्रिएट भले ही किया हो, लेकिन रनिंग स्टेट में वही थ्रेड जाएगा जो शेड्यूल होगा। जरूरी नहीं है कि पहला थ्रेड जो अपन ने बनाया था वो पहली बार वही जो है रनिंग स्टेट में पहली बार जाएगा, ऐसा नहीं है। रेडी स्टेट में क्या होता है, क्यू के जैसे मेंटेन किया जाता है, इसमें एक के बाद एक थ्रेड्स को रखा जाता है, एक के पीछे एक रखा जाता है और इसमें से एल्गोरिथम यूज करके जो भी, जैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, शॉर्टेड जॉब नेक्स्ट, राउंड रॉबिन, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई करता है। उनमें से जो भी एल्गोरिथम के हिसाब से उसको सही लगता है वो थ्रेड को मौका देगा
वो थ्रेड सीपीयू रिसोर्स को यूज करने लगेगा। जैसे ही वो थ्रेड सीपीयू रिसोर्स को यूज करेगा तो उस थ्रेड का रन मेथड कॉल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको थ्रेड के अंदर में जो रन मेथड है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी हैव टू ओवरराइड द रन मेथड, वी हैव टू ओवरराइड द रन मेथड। तो रन मेथड में जो भी कोड होगा वो थ्रेड के अंदर रन होगा जब वो रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। अब रनिंग स्टेट में जब पहुंच गया कोई भी थ्रेड, इसको हमेशा के लिए रनिंग स्टेट में सीपीयू नहीं रखेगा। जैसे ही सीपीयू को लगेगा कि इसको टाइम जो दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है, तो तुरंत उस थ्रेड को क्या करेगा, सस्पेंडेड स्टेट में लेके चला जाएगा। तो जो क्वांटम ऑफ टाइम मिलता है किसी भी थ्रेड को रनिंग करने के लिए, जैसे ही वो क्वांटम ऑफ टाइम खत्म हो जाए, वो तुरंत जो है थ्रेड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस थ्रेड को तुरंत रनिंग स्टेट से उठा के सस्पेंडेड स्टेट में लेके चला जाएगा। जहां पे वो रन नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है। सस्पेंडेड से वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। अगर वेटिंग उसका खत्म हो जाता है तो रेडी स्टेट में चला जाएगा, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार चलता रहता है, रेडी रनिंग सस्पेंडेड रेडी रनिंग। ये तब तक चलेगा जब तक थ्रेड के अंदर का जो रन मेथड है वो खत्म नहीं हो जाता। अगर रन मेथड थ्रेड के अंदर में जो कोड लिखा है, अपन ने जो भी कोड लिखा है रन मेथड में, अगर वो खत्म हो जाए तो वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाएगा। तो जब तक रन मेथड में कोड एग्जीक्यूशन के लिए बचा हुआ है, तब तक वो ये सस्पेंडेड रेडी रनिंग सस्पेंडेड ये लूप में हमेशा रहेगा। और ये इस प्रकार से फास्ट स्विचिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं इसको। इस प्रकार से होता है, इतना फास्ट होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो ऐसा लगता है कि सभी थ्रेड्स पैरेलली रन हो रहे हैं। और अगर मल्टी कोर सीपीयू है तो वो प्रैक्टिकली पैरेलली रन होगा। सिंगल कोर सीपीयू है तो वो हमको आभास होगा कि वो प्रैक्टिकली वो जो है पैरेलली रन कर रहे हैं। लेकिन हमको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और जेवीएम का मामला है, वो अपने आप इसको जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक, तो रन मेथड में हमको कोड लिखना है जिसमें कि वो कोड रहेगा जो हम चाहते हैं कि रनिंग स्टेट में जब थ्रेड आ जाए तो एग्जीक्यूट करे, और जैसे ही रन मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो पर्टिकुलर थ्रेड टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। टर्मिनेटेड स्टेट में जाने के बाद और थ्रेड को रिज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज द एंड ऑफ द थ्रेड्स लाइफ साइकिल। तो ये कंज्यूमिंग स्टेट है जहां पे थ्रेड जो है वो डेड स्टेट में चला जाता है। अब जब हम नया क्रिएट करेंगे तो न्यू मेथड का, न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, जो थ्रेड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। न्यू इंस्टेंस के बाद स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, उसी इंस्टेंस को डॉट लगा के स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे। और रनिंग स्टेट से अगर किसी भी थ्रेड को हमको सस्पेंडेड में लेके जाना है, जबरदस्ती लेके जाना है, तो स्लीप यील्ड वेट मेथड्स का यूज करेंगे। इनमें से कोई भी एक मेथड का यूज करके हम जो है किसी भी रनिंग स्टेट में पड़ा हुआ थ्रेड को सस्पेंडेड में लेके जा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रीमिशन कर सकते हैं। प्रीमिशन, प्रिम्प्ट करना मतलब टेम्पोररीली रोक देना या पॉज कर देना। तो प्रीमिशन करने के लिए हम जो है स्लीप यील्ड या वेट मेथड का यूज करेंगे। और सस्पेंडेड से वापस रेडी स्टेट में लाना हो तो अगर कोई मेथड सस्पेंडेड स्टेट में, तो इंटरप्ट मेथड कॉल करके हम उसको वापस रेडी स्टेट में ला सकते हैं। तो कोई भी सस्पेंडेड स्टेट में अगर कोई थ्रेड है उसमें इंटरप्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो पर्टिकुलर थ्रेड रेडी स्टेट में चला जाएगा। और अगर वेट मेथड से अगर उसको सस्पेंड किया गया है तो नोटिफाई मेथड से वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो स्लीप यील्ड वेट, इनमें से स्लीप और यील्ड जो अपन यूज कर रहे हैं, इसमें से स्लीप मेथड को अगर इंटरप्ट करना है तो इंटरप्ट मेथड से इंटरप्ट करेंगे। अगर वेट, अगर कोई मेथड से अगर सस्पेंडेड स्टेट में आया है, वो थ्रेड को अगर मुझे वापस रिज्यूम करवाना है तो नोटिफाई मेथड का यूज करेंगे। तो हम ये पूरे डिटेल में प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। अब ये थियोरेटिकल पार्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग जो है उसमें स्टार्ट और रन मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट मेथड का और रन मेथड का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन याद रखना है हमको, क्योंकि ये दोनों मेथड्स जो हैं वो थ्रेड क्लास के मेथड्स हैं। ये दोनों मेथड्स थ्रेड क्लास के मेथड्स हैं, और ये थ्रेड क्लास के मेथड्स हम लोग जो है इनहेरिट करके लाते हैं अपने क्लास में, और इनको हम लोग यूज करते हैं। इनमें से सिर्फ रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, स्टार्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करते हैं। स्टार्ट मेथड में वो इंपॉर्टेंट कोड होता है, स्टार्ट मेथड में इनबिल्ट कोड है, बिल्ट इन जो कोड होता है, दैट मेक्स अवर प्रोग्राम अ थ्रेड। तो ये स्टार्ट मेथड को हम बिल्कुल भी ओवरराइड नहीं करते, ये ऑलरेडी बना बनाया मेथड है, इसको सिर्फ यूज करना है, कॉल करना है। लेकिन किसको ओवरराइड करेंगे हम लोग? रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, क्योंकि रन मेथड में वो कोड हमको रखना है जो हमको कंकरेंटली रन करवाना है थ्रेड के अंदर से। तो स्टार्ट और रन मेथड में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और रन मेथड को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो नया थ्रेड नहीं बनेगा। स्टार्ट मेथड को जब हम कॉल करेंगे तभी नया थ्रेड बनता है।
बिना स्टार्ट मेथड कॉल करें नया थ्रेड नहीं बनेगा। तो स्टार्ट मेथड जब आप कॉल करेंगे नया थ्रेड बनेगा और वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो स्टार्ट मेथड को हम कॉल करते हैं फॉर स्टार्टिंग ए थ्रेड और मेकिंग ए थ्रेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। और रन मेथड में हम कौन सा कोड रखेंगे जो थ्रेड के अंदर मुझे चाहिए रन होने के लिए, जो जब वो एग्जीक्यूट होगा रनिंग स्टेट में रहेगा तो कौन सा कोड रन करेगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, रन मेथड को डिफाइन करेंगे। और ये दोनों मेथड्स कहाँ से आ रहे हैं, थ्रेड क्लास के अंदर से हमको मिल रहा है। ठीक, सो दो तरीके हैं थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए, या तो हम सब क्लास बनाएं, थ्रेड क्लास चाइल्ड क्लास बना लें, या तो इंप्लीमेंट्स रनेबल कर लें। ठीक, रनेबल करके हम कर सकते हैं। तो दोनों का मैं एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सो विल स्टार्टिंग विद द इनिशियल कोड रिलेटेड टू थ्रेड। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। सो वी आर डिस्कसिंग मल्टी थ्रेडिंग हियर। सो क्लास बना रहे हैं हम लोग, अपने खुद के क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास ए बनाया अपन ने, और हम पहले करते हैं एक्सटेंड्स थ्रेड का यूज करके बनाते हैं। सो नाउ क्लास ए बिकम्स अ पार्ट ऑफ थ्रेड हायरार्की। थ्रेड का क्लास का चाइल्ड क्लास बन गया। ठीक, जैसे ही वो थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास बन गया मेरा क्लास ए, सो नाउ क्लास ए आल्सो बिकम्स अ थ्रेड। अब ये थ्रेड बन चुका है। अब थ्रेड में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे टू व्यू कि उसमें रन मेथड में हम वो कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि थ्रेड में रन हो। तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो एग्जैक्टली सेम हमको लिखना पड़ेगा। प्रोटोटाइप ऑब्जर्व करें, पब्लिक वॉइड रन, इस मेथड को अपन जो ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, तो पब्लिक वॉइड रन। अब इस रन मेथड में हम चाहे कोई भी कोड लिख सकते हैं, हम चाहे तो इस रन मेथड के अंदर से किसी और मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, सो मैं अभी फिलहाल एग्जांपल को थोड़ा सिंपल रख रहे हैं हम लोग। रन मेथड के अंदर से ही मैं जो है कुछ फॉर लूप वगैरह चला देता हूँ। तो मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, से इस लूप को अपन 5 बार चलाएंगे। ठीक, और यहाँ पे हम system.out.println कर देते हैं। इसमें हम जो है काम करते हैं। थ्रेड का हम जो है कुछ मेथड्स का यूज कर लेते हैं टू गेट द थ्रेड नेम। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, tn फॉर थ्रेड नेम। आई एम यूजिंग tn वेरिएबल फॉर थ्रेड नेम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट। सो ये सभी मेथड्स प्री डिफाइंड है थ्रेड क्लास में। सो आप जब नेटबीन्स बाई चांस अगर यूज करते हैं तो आप थ्रेड डॉट लगाएंगे तो आपको पूरा कंटेक्स्ट हेल्प मिलेगा। इसमें से मैं करंट थ्रेड मेथड का यूज कर रहा हूँ टू गेट द करंट थ्रेड रेफरेंस, एंड उस रेफरेंस का जो नेम है उसको मैं गेट नेम से निकालूंगा। सो थ्रेड का क्या नाम है मुझे पता लग जाएगा। यहाँ पे काम कर सकते हैं, मैं क्लास ए का एक से यहाँ पे थ्रेड नेम को हम यहाँ से देख लेते हैं। सो दिस इज माई थ्रेड नेम। सो मैं काम करूँ, थ्रेड नेम को डायरेक्टली यहीं से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्रेड नेम यहाँ पे tn मेरा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा थ्रेड नेम। सो आई विल यूज द थ्रेड नेम हियर डायरेक्टली। सो अभी मैंने जो मेथड बताया था वो भी एक तरीका है। अभी मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे कि थ्रेड नेम जो हम लोग को मिलेगा, उस थ्रेड नेम को हम लोग जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि थ्रेड कौन सा चल रहा है। थ्रेड का नाम tn है, और थ्रेड के अंदर में जो i का वैल्यू है कितना है वो अपना ऑब्जर्व करके देखेंगे। सो ये थ्रेड चल रहा है। थ्रेड जब चलेगा तो i का वैल्यू लेके चलेगा, कितना i का वैल्यू है वो हमको बताएंगे। तो दिस इज द starting of thread code and this is the ending of the thread code. ठीक, सो इसके बीच में जो भी रहेगा वो रनिंग स्टेट में जब थ्रेड रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप हमारा कब रन होगा, जब थ्रेड रनिंग स्टेट में है। ठीक, रनिंग स्टेट में जब रहेगा, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा था, रनिंग स्टेट में जब रहता है
तो ये रन मेथड कॉल होगा और रन मेथड को हम दिखाएंगे। तो थ्रेड को थोड़ा स्लो डाउन करना है मेरे को, क्योंकि बहुत बड़ा कोड है नहीं, तो इसलिए बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिले करेंगे। तो एक और मेथड में थ्रेड क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे, थ्रेड डॉट स्लीप। सो स्लीप में क्या करते हैं हम लोग, मिली सेकेंड्स देते हैं, उतने मिली सेकेंड्स के लिए हमारा थ्रेड जो है वो स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा, मतलब सस्पेंडेड स्टेट में चला जाएगा और वापस फिर से रिज्यूम हो जाएगा। एक्सेप्शन, ठीक। सो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड जो है, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल के लिए थ्रेड डॉट स्लीप मेथड ये अपन ने डायग्राम में देखा था। यहाँ पे जब अगर स्लीप मेथड कॉल होता है तो थ्रेड कहाँ चला जाता है, सस्पेंडेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये सस्पेंडेड स्टेट में कब तक रहेगा, 500 मिली सेकेंड्स के लिए रहेगा। जैसे ही सस्पेंडेड स्टेट खत्म होगा वो वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक, सो दैट इट इज रेडी फॉर रनिंग। सो ये थोड़ा सा वेट करेगा इन द सस्पेंडेड स्टेट, वापस रिज्यूम करेगा और ये रन होने लगेगा। तो हमने रन मेथड में वो कोड लिखा जो हम चाहते हैं थ्रेड के अंदर से रन हो, और थ्रेड का नेम को स्टोर करने के लिए अपन ने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर का यूज कर लिया टू स्टोर द नेम ऑफ द थ्रेड। उसी थ्रेड के नेम को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल, इसी एग्जांपल को पहले रन करेंगे विदाउट मल्टी थ्रेडिंग कैसे रन होगा, और विद मल्टी थ्रेडिंग कैसे रन होगा, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो क्लास ए हमारा क्या है, इट इज अ थ्रेड, क्योंकि एक्सटेंड थ्रेड है तो क्लास ए इज थ्रेड। तो मैं क्लास ए का इंस्टेंस बनाऊंगा ob1 इक्वल टू न्यू ए। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट थ्रेड, ob2 करके दूसरा थ्रेड बना रहा हूं मैं, ठीक। अब क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, देखिए यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मुझे थ्रेड नेम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज T1 थ्रेड है और ये T2 थ्रेड है। तो आई हैव क्रिएटेड 2 थ्रेड्स। अब दोनों थ्रेड्स को मैंने क्रिएट किया। हम कहाँ पे हैं, देखिए हम लोग न्यूली क्रिएटेड स्टेट में है। अब न्यूली क्रिएटेड स्टेट से अगर रेडी स्टेट में जाना है तो रन स्टार्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट मेथड कॉल नहीं करते हैं, डायरेक्टली रन मेथड कॉल करते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं क्या होने वाला है। ob1.run ob2.run, ठीक। इससे क्या होगा, ob1.run और ob2.run करने से क्या होगा, ये सिंपल ये मेथड को कॉल कर देगा बस। तो हमारा जो थ्रेड है वो नया थ्रेड बनेगा नहीं, वो क्या करेगा, मेन थ्रेड के अंदर का ही एक पार्ट बन के रन होगा, सीक्वेंशियली रन होगा। अब हम जितने बार हम इसको रन करेंगे, ob1 पहले रन होगा, फिर ob2 बाद में रन होगा। तो इसको आप रन करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करें, ये स्लीप मेथड के कारण डिले हो रहा है आउटपुट में। तो आप ऑब्जर्व करें T1, क्योंकि अपन ने ob1.run पहले किया था, तो T1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर ob2.run किया तो T2 बाद में एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको अगर हम 1 मिलियन टाइम्स भी एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आउटपुट हमको मिलने वाला है। अगर सोच दीजिए अभी हम ने जो है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे system.out.println मेन स्टार्टेड, तो ये अपना मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड स्टार्टेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन थ्रेड एंडेड, क्योंकि ये मेन मेथड का एंड है, मेन थ्रेड एंडेड। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमको पता लगेगा कि कब शुरू हुआ कब एंड हुआ। तो अब ऑब्जर्व करेंगे मेन थ्रेड के अंदर ही रन हो रहा है सब कुछ, मेन थ्रेड अभी भी चल रहा है और मेन थ्रेड यहाँ पे आके एंड हुआ है। इसका मतलब ये अलग थ्रेड्स नहीं है, वो मेन थ्रेड का ही पार्ट बन के ये रन हो रहे हैं। अब अगर मैं सोचो ob2 को पहले रन कर दूं तो ob2 पहले रन हो जाएगा, ob1 बाद, मतलब सीक्वेंशियली रन हो रहा है, कोई मल्टी थ्रेडिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे, सब सीक्वेंशियली रन हो रहा है। और हमारा थ्रेड क्या है, मेन थ्रेड के अंदर ही सब रन हो रहा है। देखिए सब मेन थ्रेड के अंदर रन हो रहा है, मेन थ्रेड के अलावा कहीं नहीं जा रहे हम लोग, ठीक। अब मुझे इसको एज ए थ्रेड रन करवाना है, तो ऑब्जर्व करें क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे एज ए थ्रेड इसको रन करवाना है तो मुझे स्टार्ट मेथड का कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड से काम नहीं चलेगा, स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड। अब मैंने ob2 को पहले स्टार्ट किया, ob1 को पहले स्टार्ट किया, बाद में स्टार्ट किया। अब क्योंकि स्टार्ट मेथड कॉल हुआ है तो अब ये क्या बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। सो ob2 एक थ्रेड बन जाएगा, ob1 एक थ्रेड बन जाएगा, मेन अलग से एक थ्रेड है। तो ये 3 अलग अलग थ्रेड्स बनेंगे, मेन थ्रेड अलग चलेगा, ob2 का थ्रेड अलग चलेगा, ob1 का थ्रेड अलग चलेगा। तो अब ob1 ob2 कैसे चलेंगे, जब उनको रनिंग स्टेट में आएंगे, जब उनको शेड्यूल किया जाएगा, रनिंग स्टेट में आएंगे, तब वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। अब देखिएगा आउटपुट में डिफरेंस आएगा, आउटपुट को ऑब्जर्व करते जाएं। ऑब्जर्व करिए T1 को पहले मौका मिल गया। देखिए सबसे ऊपर तो ऑब्जर्व करें कि मेन थ्रेड स्टार्ट होके बंद हो चुका है, ये देखिए यहां तक आ ही गया, मेन थ्रेड यहां तक आ चुका है, मतलब मेन थ्रेड इज ऑलरेडी ओवर। लेकिन फिर भी आप देखिए कोड चल रहा है,
कोड चल रहा है, इससे मतलब ही क्या होगा, दे आर इंडिपेंडेंट। मेन थ्रेड अलग से रन हो गया, इंडिपेंडेंट थ्रेड T1 है, एक इंडिपेंडेंट थ्रेड T2 है। एक और चीज इसमें ऑब्जर्व करें कि हमने OB2 को पहले स्टार्ट किया था, लेकिन रन मौका किसको मिला, T1 को मिला, T1 थ्रेड को मिला। T2 थ्रेड को बाद में मौका मिला, फिर T2 थ्रेड को फिर से मौका मिला, फिर T1 थ्रेड को। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है ये रैंडमाइज्ड आउटपुट है। जिस थ्रेड को जब जब रनिंग स्टेट मिलेगा, जब जो है शेड्यूलर उसको रनिंग स्टेट में लाएगा, तब जो है वो आउटपुट में हमको दिखेगा, तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। ये कब तक एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्जर्व करें, T1 स्टेट अगर को ऑब्जर्व करते हैं कब तक एग्जीक्यूट हुआ, ये जब तक i का वैल्यू T1 में 5 नहीं पहुंच गया। इससे मतलब फॉर लूप जब तक खत्म नहीं हो गया। जब फॉर लूप खत्म हो गया तो T1 थ्रेड खत्म हो चुका है। वैसे ही T2 में भी सेम चीज है, T2 का भी फॉर लूप अलग है, T1 का फॉर लूप अलग चल रहा है। इससे मतलब ये जो रन मेथड है वो T1 के लिए अलग से रन हो रहा है और T2 के लिए अलग से रन हो रहा है। तो यही जो है मल्टी थ्रेडिंग का ब्यूटी है कि आप इसको जो है पैरेलली रन कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट हो गया, अभी T1 T2 दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब OB1 OB2 जो है वो इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हैं। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो देखिए आउटपुट चेंज हो जाएगा, आउटपुट में देखिए डिफरेंस आएगा। हम जितने बार इसको रन करेंगे आउटपुट में आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी T2 देखिए शुरू हुआ पहले, फिर T1 आया, फिर T2 आया, फिर T1 को 2 बार मौका मिला। ठीक, अब किसको कब कितना मौका मिलेगा, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर है, JVM जो काम कर रहा है साथ में, उसके हिसाब से ये रन होगा। ये इंडिपेंडेंट है और रैंडमाइज्ड वे में रन होता है। ये मल्टी थ्रेडिंग का ब्यूटी है। तो मेन थ्रेड पहले खत्म हो गया, बाकी थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं। तो स्टार्ट मेथड्स के कारण ही ये चीज हो पा रहा है। अगर रन मेथड यूज करेंगे तो सीक्वेंशियल हो जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता। ठीक, अभी यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स है। कौन से थ्रेड्स चल रहे हैं यहाँ पे, मेन एक थ्रेड है, OB1 एक थ्रेड है और OB2 एक थ्रेड है जो इंडिपेंडेंटली रन हो। 3 थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं। सो ये एग्जांपल से आई होप थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से मल्टी थ्रेडिंग किया जाता है। तो अपन ने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया एक्सटेंड थ्रेड का कोड को यूज करके किस प्रकार से काम किया जा सकता है। वैसे थ्रेड्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और उसको अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके। हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में चीजों को देख रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका अपन देखा एक्सटेंड थ्रेड। ये जो अपन ने यहाँ पे देखा था, पॉइंट्स में अपन ने लिखा है यहाँ पे एक्सटेंड थ्रेड का यूज करके सब क्लास बना के थ्रेड का हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है इम्प्लीमेंट्स रनेबल का यूज करके कर सकते हैं। तो इसी कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स रनेबल यूज करेंगे। सो इम्प्लीमेंट्स रनेबल अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट्स रनेबल जब हम यूज करेंगे तो उसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि रनेबल मेथड जो रनेबल जो इंटरफेस है उसमें रन मेथड और स्टार्ट मेथड, उसमें रन मेथड और स्टार्ट मेथड डिक्लेयर्ड है क्योंकि कभी भी इंटरफेस में कोई चीज डिफाइन नहीं होता, सब डिक्लेयर्ड होता है। सो डिक्लेरेशन किया हुआ है, डिफाइन तो किया नहीं है। इसके कारण ऑब्जर्व करें यहाँ पे स्टार्ट मेथड हम लोग कॉल नहीं कर सकते, स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज करूंगा। So I will change a little bit of this code. अब मैं जो थ्रेड का नेम है उसको मैं यहाँ पे लूंगा, tn equal to thread dot current thread dot get thread. So इससे हम क्या करेंगे, करंट थ्रेड का जो भी नाम है हमको मिलेगा और उस थ्रेड का नेम को यहाँ पे अपन मेंशन करेंगे। आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक, बाकी का कोड सिमिलर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाकी कोड में। अब यहाँ पे हमको चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि क्लास ए इम्प्लीमेंट्स रनेबल है, रनेबल में स्टार्ट मेथड डिफाइंड नहीं है। ठीक, सो हमको एक एक करके इसको देखना पड़ेगा। अभी हम ऑब्जेक्ट्स बना लिया पहले अपन ने क्लास ए का, क्लास ए मेरा थ्रेड है, उसके दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाया। अब मुझे थ्रेड बनाना पड़ेगा, थ्रेड क्लास का इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे और उसमें OB1 एज ए पैरामीटर मुझे एज ए आर्गुमेंट मुझे पास करना पड़ेगा और साथ में मैं बताऊंगा कि मेरे थ्रेड का नाम क्या है। सो नाउ दिस T1 इज एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, थ्रेड क्लास का इंस्टेंस है
जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है, हमारे थ्रेड क्लास का ही सब क्लास का, थ्रेड के चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये, और उसका नाम अपन ने दिया, किस नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। फिर एक और थ्रेड बना लेते हैं T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, उसमें जो है हम सेम ऑब्जेक्ट दे देते हैं OB1, तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसका नाम दे देते हैं T2। और अब T1 डॉट स्टार्ट करेंगे और T2 डॉट स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो चेंजेस क्या क्या हुआ यहाँ पे? चेंजेस ये हुए हैं कि क्योंकि हम इंप्लीमेंट्स रनेबल कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास का हमको थ्रेड बनाना है उसके इंस्टेंस बनाएंगे और थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, इंस्टेंस के अंदर उसे एज ए इनपुट पैरामीटर पास ऑन कर देंगे। सो OB1 के रिमेंबर करना है, OB1 इज टाइप ऑफ ए टाइप का ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? थ्रेड टाइप का क्लास है, ठीक है, थ्रेड का सब क्लास है, थ्रेड हायरार्की के अंडर आता है, ठीक है। और इनके दोनों का नाम अपन ने दे दिया। ये एक थ्रेड T1 जो थ्रेड है उसका नाम कैपिटल T1 है, T2 जो थ्रेड है उसका नाम कैपिटल T2 है। T1 डॉट स्टार्ट किया, T2 डॉट स्टार्ट किया। जब T1 डॉट स्टार्ट होगा तो OB1 के अंदर का रन मेथड को कॉल करेगा जब उसको मौका मिलेगा। वैसे ही जब T2 डॉट स्टार्ट करेंगे तो OB1 के रन मेथड को, ये दोनों अलग अलग थ्रेड्स हैं, दे आर डिफरेंट थ्रेड्स। उसको हम जैसे रन करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि मेन थ्रेड तो पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद देखिएगा रैंडमाइज आउटपुट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे पहले T2 को मौका मिला, फिर T1 को मिला। इस प्रकार से जो है ये एग्जीक्यूशन चलेगा। इसको बार बार रन करेंगे, बार बार अलग अलग आउटपुट मिलेगा, रैंडमाइज आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक चीज हमको हमेशा कॉमन दिखेगी कि जब तक फॉर लूप चल रहा है तब तक हमारा रन मेथड चल रहा है, क्योंकि रन मेथड के अंदर एक ही फॉर लूप का ही कोड है। तो फॉर लूप जैसे ही खत्म हो गया, रन मेथड खत्म हो गया, हमारा थ्रेड जो है टर्मिनेट हो गया। तो जब भी आई के वैल्यू 5 पहुंचता है वो पर्टिकुलर थ्रेड वहीं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं चलता, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, ये टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा। ठीक, तो ये अपन ने अभी जो ऑब्जर्व किया मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, जिससे इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग, यहाँ पे अपन ने थ्रेड्स को बनाने का कोशिश किया, एक्सटेंड्स थ्रेड का यूज करके किया और इंप्लीमेंट्स रनेबल का यूज करके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अपन ने कंप्लीट किया है। सो आई होप दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट क्लियर, कैसे थ्रेड्स बनाया जाता है। प्लीज प्रैक्टिस द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो अपन ने अभी देखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.